जानती थी पर खामोशी रहना पसंद करती और साहिल से कोई वास्ता भी नहीं रखना चाहती थी। वह अपने माता पिता से बहुत प्यार करती थी। वह कभी ये नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उसके परिवार को किसी भी प्रकार की शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। परंतु वह कॉलेज जाती और कॉलेज से सीधा घर आती। उसके परिवार में मम्मी पापा, दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, भाई बहन सभी रहते थे। उसके ताऊ बड़े गुस्से वाले थे और घर पर उन्हीं की चलती थी। वह अपने ताऊ के बहुत करीब भी थी, उनसे सभी बातें किया करती थी, कॉलेज और उसके बाहर की। पर यह कभी नहीं बता कि आशा की खूबसूरती के लगभग सभी घायल हैं। एक दिन उसके परिवार को अपने किसी रिश्तेदार की शादी में जाने के लिए पंजाब जाना पड़ा। उसके ताऊ रामेश्वर घर पर ही रहे क्योंकि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और आशा को भी घर में रहना पड़ा क्योंकि उसके कॉलेज के एग्ज़ाम चल रहे थे। परंतु आशा नहीं जानती थी कि उसके ताऊ रामेश्वर के मन में क्या चल रहा है। वह तो उन्हें अपने पिता की तरह मानती थी। अकेलेपन का फ़ायदा उठाकर रामेश्वर ने अपनी हवस में अंधे होकर आशा का बलात्कार करने की कोशिश की, जिसका आशा ने विरोध भी किया। रामेश्वर घर का और बिजनेस का मुखिया था। उसने धमकी दी कि यदि वह उसकी इच्छा पूरी नहीं करेगी तो उसके माता पिता को दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर देंगे। आशा बहुत रोई, हाथ जोड़कर विनती की, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी बेटी के समान हूँ, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। रामेश्वर ने कहा, मेरी नज़र तुम पर कब से थी और मैं यह भी जानता हूँ कि कौन आज़ाद होना नहीं चाहता। परंतु शायद आशा का जीवन ना जाने कौन सी दिशा की ओर जा रहा था। शायद वह भी समझ नहीं पा रही थी। दिन प्रतिदिन उसको ताऊ रामेश्वर के बढ़ते अत्याचार से वह परेशान और थकती जा रही थी। और वह भी यह भी जानती थी कि उसकी ताई सुनीता को सब कुछ खबर हो चुकी है। अपनी ताई सुनीता के पास जाने को तैयार हो गई और अपने मन की बात कहने को तैयार हो गई। एक दिन उसके अपने ताऊ के घर में ना होने का फ़ायदा उठाकर अपनी ताई सुनीता को सब बता दिया जो उसके ताऊ रामेश्वर ने उसके साथ किया। और वह एक दिन बेहदवास होकर ताई के गले लगकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, सिसकने लगी। ताई ने आशा को कस के दबाकर उसके माथे को चूमकर और वह भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। कहने लगी, बेटा मैं सब जानती थी, मुझे सब खबर थी, परंतु मैं चुप थी, क्या करती, मेरी मजबूरी मेरे आड़े आ गई। मैंने आज कभी तेरे ताऊ के आगे ज़बान खोल ली नहीं। अगर अब कुछ भी कहती तो वह मुझे प्रताड़ित करते। मुझसे बेहतर कोई उन्हें नहीं जानता। वे कितनी क्रूरता दिखाते हैं जब वह अपनी पर आते हैं। मैं जानती हूँ कितने वर्ष मैंने उनके साथ बिताए हैं। एक तुम ही नहीं जिसका वे शारीरिक शोषण करते हैं। जब मैं शादी करके आई थी तो उसके अगले दिन ही मुझे पता चल चुका था कि तेरे ताऊ कैसे हैं। मैंने अपनी सास को ये बात बतलाई थी पर मैं हार गई। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकी। इतना रुतबा मेरी प्रताड़ना पर भारी रहा। पर मैं ये सोचती रहती, चलो घर से बाहर ही करते हैं। पर जब मैंने तुम्हारे साथ ये सब करते देखा तो मैं सहम कर चुप रह गई। तेरी माँ शांता को तुझे दूर भेजने पर जोर दिया, पर तेरे ताऊ को उसकी भी खबर हो गई तो तेरे पिता को परेशान करने लगे। मेरी बच्ची, आज तक तुझे यही लगा होगा कि तेरे माता पिता को कुछ पता नहीं, पर सच तो ये है कि वे सब जानते हैं जो तेरे साथ हो रहा है। मैं तो मजबूर थी, पर तेरी माँ शांता खामोश क्यों रही, ये बात मैं समझ नहीं सकी। तेरे सभी दुखों के कारण हम दो औरतें हैं, एक तेरी माँ और दूसरी मैं, जो खामोश रहकर अत्याचार सहन करती रही और तेरे पर करवाती रही। काश हम औरतें भी इतनी शक्ति होती कि हम अपने पर हो रहे अत्याचार पर आवाज़ उठाया करती, तो अन्य औरतों की सुरक्षा व्यवस्था हो पाती। जो भी एक बंद घर के भीतर आशा के साथ हो रहा था, उसके जिम्मेदार भले ही उसके माता पिता थे, उसकी ताई सुनीता और ताऊ रामेश्वर थे, परंतु असली गुनहगार वह स्वयं थी जो चुपचाप इस खामोशी भरे दर्द को सहन करती रही। ताई की कोशिश हरदम नाकाम ही रही, परंतु आशा की माँ की चुप्पी उसे परेशान करती थी। उसे शक था कहीं जिस शोषण का शिकार आशा है, कहीं उसी शोषण का शिकार आशा की माँ सुनीता तो नहीं। लेकिन ये उसका शक था। लेकिन अपने शक को जानने के लिए सुनीता के पास जाती हूँ, पूरी कोशिश करती हूँ कि आशा उसके आसपास ना रहे। एक ही घर में रहने के कारण मौके तो हज़ारों मिलते थे बातें करने के, परंतु जिस प्रकार की बात करनी थी उसका समय, उचित समय निर्धारित नहीं था।
आशा पर हो रहे निरंतर अत्याचार के कारण एक दिन उसकी ताई सुनीता उसकी माँ शांति के पास जाती है और उससे कहती है कि आशा की मुक्ति का एक ही कारण है कि हम आशा की शादी करवा दें। तुम भाई साहब से बात करके देखो। ये बात सुनकर शांता अपने पति से आशा की शादी की बात करती है, परंतु उसका पति क्रोधित होकर कहता है, चुपचाप बैठी रहो। जो ये ज़िंदगी जी रही हो ना, ये भी नहीं मिलेगी। तुम्हें जो घर में चल रहा है उसे चलने दो। और रही बात आशा की शादी की, दोबारा इसका जिक्र मत करना। मुझे जब करनी होगी उसकी शादी हो जाएगी। सारी बातें शांता सुनीता को बतलाती है, पर सुनीता को समझ नहीं पाती है और शांता से पूछती है कि तुम खामोश क्यों हो, वह तो तुम्हारी बेटी है। शांता रोने लगती है और सुनीता से कहती है, मेरी मजबूरी है। सबसे पहले ये जान लो कि मेरा पति ही नामर्द है। एक औलाद पैदा करने देने से कोई मर्द नहीं बन जाता। जब मैं इस घर में शादी करके आई थी, बेहद खुश थी। कुछ दिन तो अच्छे से गुजर गए, परंतु चंद महीने बाद ही तुम्हारे पति रामेश्वर की बुरी नज़र मुझ पर भी पड़ गई। मेरे पति तुम्हारे पति के लिए नौकरी करते हैं और हम एक ही घर में रहते हैं। मेरे पति ने बस एक ही फ़र्ज़ निभाया, शादी करके एक बच्चा पैदा करके। मेरी और अपनी ज़रूरतों के लिए हम रामेश्वर पर ही आश्रित थे। मेरा पति खुद से कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वह इस लायक ही रही है, जिस वजह से तुम्हारे पति ने मेरे पति से कहा कि तुम्हें अगर अत्यधिक ज़रूरतें पूरी करनी है तो अपनी पत्नी को मुझे सौंप दो। मेरा पति ठहरा लालची, वह फ़ौरन मान गया और मैं ठहरी बड़बुद्धि। मेरे पति ने कहा, तुम्हारा जेठ बहुत अच्छा इंसान है, वो जैसा जैसा कहते हैं बस तुम वैसा वैसा करती रहो, वह खुश रहेंगे तो हमारे घर पर खुशहाली बनी रहेगी। मैं कुछ समझ न सकी, जाने अनजाने अपना जेठ समझकर, अपने पिता समझकर उसके पास जाती थी। ये बात तो आप ही जानती थी, परंतु मैं ये जान ना सकी कि इन दोनों के मन के भीतर क्या चल रहा है। शायद आपको याद होगा, जब आपकी माँ की तबीयत खराब होने के कारण अपने गांव में चली गई थी, कम से कम 2 महीने बाद आप घर लौट कर आई थी। उन 2 महीनों में मेरा खूब शोषण किया। आपके पति ने, जब आप लौट के आई, मेरे हाथ बंध चुके थे, क्योंकि मेरे पेट में बच्चा था और मुझे यह भी नहीं पता था कि मेरे पेट में बच्चा किसका है, मेरे पति का है या आपके पति का है, क्योंकि दोनों ही मेरा शोषण करते थे। मैंने सोचा था मुझे घर ठहर गया है, मेरे साथ कोई कुछ नहीं करेगा, पर ऐसा मैं सोच रही थी वह गलत था। मेरे साथ रोज़मर्रा यूं ही चलता रहा। आपकी नाक के नीचे जब आशा हुई तब मैंने सोचा अब सब सुधर जाएगा, लेकिन नहीं, मैं हमेशा कोशिश करती रही। आशा जब बड़ी होने लगी तब आपके पति रामेश्वर की नज़र आशा पर पड़ने लगी। मैंने ये बात अपने पति से कही और उसने इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया, उल्टा मुझे बुरा भला कहने लगा। इतने समय तो मैंने यूं ही निकाल दिया, पर मैं नहीं जानती थी कि मुझे खबर ही नहीं होगी कब मेरी बेटी ऐसे इंसान का शिकार होगी। इसका शिकार मैं खुद ही बन चुकी हूँ। आप नहीं जानती, वह मेरी दूसरी मौत थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं अब क्या करूँ। अब जब सारी बातें मैंने आपके सामने रख ही दी तो आप ही बताइए अब मैं क्या करूं। बाकी तो आप सब ही जानती हैं, जिस शोषण का शिकार तुम हुई हो उस शोषण को तुम्हें नहीं होना देना चाहिए था। मुझे पहले दिन से ही होती सही था। आपकी बेटी को खबर कर दी। जिस प्रकार अब हौसला दिखाया उस प्रकार पहले क्यों नहीं दिखाया? क्यों चुप रही? क्यों खामोश रही? क्यों तुमने इतने बड़े कुकर्म को सहन किया? सच कहूँ तो अपनी और अपनी बेटी की दोषी तुम ही हो। मैं इतना तो जानती हूँ, मेरा पति जल्लाद है। अब तुम्हें मेरा साथ देना होगा। मुझे दुनिया की परवाह नहीं है, मैं आशा को इंसाफ ज़रूर दिलवाऊंगी, तुम्हें तो ना दिलवा सकी। इतना कहकर सुनीता शांता और आशा को लेकर थाने पहुंच गई, क्योंकि वह जानती थी पंचायत उसका पति रामेश्वर ही चलाता है। थाने पहुंचकर अपनी और अपनी बेटी की सारी आपबीती शांता ने बतलाई, जिसे सुनकर सुनीता के पति रामेश्वर और उसके शांता के पति को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और उनको जेल में डाल दिया। इस कहानी का यहीं पर समापन होता है। यदि औरत चाहे तो वह कभी भी अपना शारीरिक शोषण ना होने दे, थोड़ी सी हिम्मत और परिवार में रहे सदस्यों को वह हटाकर चाहे तो वह अपनी हक की लड़ाई लड़ सकती है। भले ये कहना आसान हो, लेकिन कोशिश की जा सकती है।